Assalamu alaikum. Today we are starting learning about basic concept of science. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पोल्यूशन के पोर्शन से। पोल्यूशन जो कि है आजकल का बहुत बड़ा डिलेमा है, और इस पोल्यूशन के भी कंटेंट्स में से जो सबसे पहला मैंने कंटेंट उठाया है वो है एयर पोल्यूशन के बारे में। हम ना सिर्फ एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि इसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स भी देखेंगे। ये टॉपिक कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि जर्नलाइज्ड टॉपिक हैं और आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं, जैसे कि CSS, PMS, UPSC या इस तरह के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, इनमें इस तरह के टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा वर्थ है। आपको वो मल्टीपल टाइम्स इन्हीं चीज़ों के बारे में पूछता है, और यही चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों को पता ही नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में आपको कंप्लीट लेक्चर डिलीवर कर दिया जाए, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरह से कंप्लीट भी हो, आसान तरीके से आपको समझ भी आए और आपका भी बेनिफिट हो। तो स्टार्ट करते हैं एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन के साथ। स्टूडेंट्स, आपको फ़ायदा तभी होने वाला है जो मैं लेक्चर आपको दूंगी आप उसको साथ के साथ अगर नोट डाउन करते जाएं। तो इसमें मैं सबसे पहले एयर पोल्यूशन को अगर डिफ़ाइन कर दूं तो ये एक इसकी बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन है। आप इसको एज इट इज़ रटालाइजेशन के साथ लेके चलें, रट्टे मारें, जैसे मर्जी करें। आप इसकी डेफिनेशन को ऐसे ही याद करें, हर जगह ऐसे ही लिखें। ये एक बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव सी डेफिनेशन है जो मैंने बड़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए कंस्ट्रक्ट की है और फाइंड की है। Presence of one or more contaminants like dust, mist, smoke, and color in atmosphere that are injurious to human beings, plants and animals. कोई भी एक या एक से ज़्यादा ऐसे कंटामिनेंट्स जो कि हवा में मौजूद हैं, जैसे कि डस्ट, मिस्ट, स्मोक या फिर किसी भी किस्म का कलर, जो कि हम ना सिर्फ इंसानों को, प्लांट्स को, बल्कि जानवरों को भी नुकसान पहुंचाएं, वो सारे के सारे एयर पोल्यूशन में आते हैं। ये सिर्फ स्पेसिफिकली आप जैसे नवाबों या इंसानों के लिए नहीं है, डोंट माइंड। तो एयर पोल्यूशन में वो सारे कंटामिनेंट्स आते हैं जो कि अगर मैं वन वर्ड कहूँ तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल हैं। ठीक है, अब इसकी एयर पोल्यूशन को हु ने भी डिफाइन किया है। हु का मतलब ये नहीं कि मुंह उठा के कोई भी आता जाता बंदा एक्सप्लेन कर गया। हु मीन्स वर्ल्ड हेल्थ organization. World Health Organization, WHO, defines it as the presence of material in the air in such concentration which are harmful to man and his environment. तो आपको ये डेफिनेशंस याद करनी है, ये शशके के लिए होती हैं कि आपको बड़ा नॉलेज है जी, आपको हु की तरफ से भी पता है, आपको वैसे भी एयर पोल्यूशन का पता है। तो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें मिल गया कि एयर पोल्यूशन कंटामिनेंट्स हैं एयर के, जो कि हमें हमारी हेल्थ के लिए हैज़र्ड्स क्रिएट करते हैं। वो किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो कैसे कैसे हैज़र्ड्स हैं वो, या वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कंटामिनेंट्स किन किन शक्ल में हो सकते हैं, वो डिटेल में मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको काजेज़ बता दूं कि ये कंटामिनेंट्स आते हैं कहाँ से, इनका ओरिजिन क्या है, ये इसकी वजह क्या है। तो अब बात करते हैं काजेज़। There are four major causes for air pollution. Number one, combustion. Number two, exhaust from industries or factories. Number three, mining operation. Number four, indoor air pollution. How combustion, किस चीज़ की कंबस्चन? कंबस्चन वो नेचुरल गैस की भी हो सकती है, पेट्रोलियम की भी, कोल की भी, वुड की भी, ऑटोमोबाइल से जो हमारा जब पेट्रोलियम बन होती है वो जो स्मोक या स्मोक वट एवर, उसकी भी कंबस्चन से, रेलवे में कंबस्चन, बहुत ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल होता है, कंबस्चन हो रही होती है, थर्मल प्लांट्स, एग्रीकल्चर बर्निंग से, किचन्स वगैरह में जितनी भी चीज़ें, जब भी फ्यूल वगैरह कहीं पे भी बर्निंग या कंबस्चन का प्रोसेस होता है तो हमारी एयर पोल्यूशन काज करती है। नंबर वन। नंबर टू, एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज। एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज आपको पता है कि वो एक मैसिव स्केल पे होता है। वो कोई हमारे आम किचन के जो चिमनी वगैरह से निकलने वाला धुआं नहीं है, वो बहुत बड़े मैसिव स्केल पे होता है। और आपको पता है कि दुनिया में कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं और उनका एयर पे क्या क्या इम्पैक्ट आता होगा। नंबर थ्री, माइनिंग ऑपरेशन में हम कुछ ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। आपको पता है कि माइंस आर नॉट सेफ, उनमें आपको बहुत सारी ऐसे कंटामिनेंट्स होते हैं या आप
गैसें ऐसी निकलती हैं जो कि हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। और नंबर 4, इंडोर एयर पोल्यूशन में हमारे पास हाउस होल्ड क्लीनिंग आ जाती है, और जैसे हम पेंटिंग सप्लाइज वो इमिट करते हैं केमिकल्स इन द एयर। तो ये मेजर काजेज हैं एयर पोल्यूशन की। अब जब हम अपने अर्बन एरिया की तरफ जाएं तो आप वहाँ पे गाड़ियाँ देखते हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रोल को वो इस्तेमाल करती हैं, और वो ना तो हमारी एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं बल्कि नॉइज़ पोल्यूशन भी कॉज करती हैं। और उन्हीं इलाकों में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स कुल मिला के एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इसके बाद काजेज़ के बाद हम इसके थोड़े से अगर सोर्सेज देखें तो सोर्सेज डिस्कस करते हैं कि एयर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं। डिस्कसिंग द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के मेजरली दो तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, एक नेचुरल सोर्सेज हो सकते हैं, एक एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल सोर्सेज की बात करें तो ये तो नेचुरल फिनोमिना की वजह से होंगे, जैसा कि अगर हमारी कोई वोल्केनिक इरप्शन हो जाती है, ठीक है, हमारे पास स्मोक आ जाता है, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हमारे बहुत ज़्यादा गटरों से या फिर गंदे नदी नालों वगैरह से बहुत ज़्यादा इसकी निकलती है। अगर हमारे जंगलों में जैसे आग लग जाती है, अभी पिछले दिनों आप लोगों ने अमेज़न के जंगल में भी, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भी अभी 2020 के बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए हैं कि ऐसी आग लगी है जो कि बुझने में नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है उन लोगों का। तो इस तरह वाइल्ड फायर अगर हो जाती है, या मिथेन हमारी जो अंडरग्राउंड जो गैस मौजूद है जो कि फॉसिल फ्यूल्स की वजह से एग्जिस्ट करती है, अगर वो कहीं ना कहीं से लीक हो रही है, हमें नहीं पता कहाँ से हो रही है लेकिन वो हो रही है कहीं ना कहीं से लीक, तो ये सारे जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एयर पोल्यूशन के, जो कि जो इंसान मैन मेड नहीं है, वो एक नेचुरल रिसोर्स से आ रहे हैं। तो ये सारे आप डिस्कस कर सकते हैं नेचुरल सोर्सेज में। इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं इनको भी आगे डिवाइड किया गया है दो में। ये बेसिकली वो सोर्सेज हैं जो कि बोन ऑफ कंटेंशन है, जो कि फसाद की जड़ है, ये इंसानों के क्रिएट किए गए हैं। अब इसमें भी आगे दो तरह के आते हैं, स्टेशनरी सोर्सेज आते हैं और मोबाइल सोर्सेज आते हैं। अब स्टेशनरी सोर्सेज में हमारे पास, जैसे स्टेशनरी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो हमारे पास पावर प्लांट्स, आप लोगों को पता है कि पावर प्लांट्स में कितना मैसिव रेजिड्यू होता है। जब भी कोई प्लांट, आप पावर प्लांट की ना भी बात करें, किसी भी प्लांट की बात कर लें, तो जहाँ जब भी कोई एक मैसिव स्केल पे फंक्शनिंग हो रही होती है, कोई काम हो रहा होता है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेजिड्यू निकलता है, और वो रेजिड्यू हमारी एयर को डेफिनेटली अनडाउटेडली कंटेमिनेट करता ही करता है। फिर इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह ये, और इसके अलावा वेस्ट इंसरेटर्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे तबाही मचाने के लिए हमारी एयर के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मोबाइल सोर्सेज की, ये तो एक जगह फिक्स है ना, ये वाले जो स्टेशनरी सोर्सेज हैं ये एक जगह फिक्स हैं। अगर मैं मोबाइल सोर्सेज की बात करती हूँ तो इसमें हमारी व्हीकल्स आ जाती हैं, मैरीन व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ये जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे जैसे इन्वेंशंस और रेवोल्यूशंस होती जा रही हैं, हमारी व्हीकल कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो रही हैं, एयर बसेस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना शुरू हो गई हैं, एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बन गए हैं। इन सब से जो धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है, वो हमारी एयर में जाता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है। अगर मैं इनके कुछ प्लूटेंट्स का आपको बताऊं और उनके सोर्सेज बताती जाऊं और उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी आपसे डिस्कस करूं, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हम किन किन गैसों में सांस ले रहे हैं। आप फिर क्या करेंगे, आप या तो सांस लेना छोड़ देंगे, या फिर अपने साथ एक क्यूबा डाइवर्स की तरह एक सिलेंडर जो है वो कैरी किया करेंगे ताकि आपको प्योर एयर मिले। तो लेट्स डिस्कस सोर्सेज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉमन एयर पोल्यूटेंट्स। जब बात करने लगे हैं कॉमन प्लूटेंट्स, उनके सोर्सेज और उनके हेल्थ इफेक्ट्स की, तो उसमें से जो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आता है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड आता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो एमिशन का सबसे बड़ा सोर्स है वो ऑटोमोबाइल्स एमिशंस हैं। फिर इसके अलावा फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स आ जाते हैं, ऑयल रिफाइनरीज आ जाती हैं, व्हीकल्स आ जाती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मिलके नाइट्रोजन ऑक्साइड को जन्म देती हैं। और इसके हेल्थ इफ़ेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं, जैसे कि ये कि हमारी जो फोटोकेमिकल स्मोक पिछले दिनों या पिछले से पिछले साल भी इंडिया में, तो पिछले साल भी काफ़ी ज़्यादा फोटोकेमिकल स्मोक का इश्यू रहा है कि सन को तो उसने बिल्कुल कवर ही कर लिया था, धूप का नामो निशान नहीं था।
इसके अलावा जो इसके हेल्थ इफेक्ट आते हैं, एसिड रेन आती है। एसिड रेन आपको पता है कितनी खतरनाक चीज़ है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस होती है। इसके अलावा हमारे जो इंसानों में आते हैं वो रिस्पायरेटरी डिजीजेस काज करता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्पायरेटरी एलिमेंट्स आती हैं, हमारी इन्फ्लेशन, नमूनिया या फिर हमारे लंग्स के इशू इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमें इवन कैंसर होता है इससे। फिर हमारी लीफ डैमेज होती है, बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हमारी लीफ डैमेज होती है। और फिर इसके अलावा हमारे इसका जो नेक्स्ट है वो फोटोसिंथेसिस को भी, ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस हमारा जो कि प्लांट्स में होता है, आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट और वाटर को कंज्यूम करते हुए अपनी फूड खुद तैयार करते हैं और अल्टीमेटली उन प्लांट्स को हम खा पी जाते हैं। वो हमारे लिए बेसिकली अपने लिए नहीं, हमारे लिए डाइट तैयार कर रहे होते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड की हमने बात की। इसके बाद जो अगला बड़ा हमारे पास खतरनाक जो पोल्यूटेंट एयर में मौजूद है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज समहाउ लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला N2O है। अब इसके क्या है, ये फर्टिलाइजर्स हम जितने भी इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर्स वगैरह से निकलता है। फर्टिलाइजर जिसका सोर्स होने के साथ साथ डिफॉरेस्टेशन जब हम करते हैं प्लांट्स की, जब हम अपने धड़ाधड़ अपने दरख्त काट रहे हैं और अपने जहेज़ तैयार कर रहे हैं, तो ये वहाँ से भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी इसकी बहुत ज़्यादा जो रिलीज़ हो रही है गैस। मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे लिखने में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होती है, सो आप ये चीज़ों को साथ के साथ नोट करते जाएं। फिर इसके अलावा हमारी बायोमास बर्निंग की वजह से भी जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो रिलीज़ होती है, और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट एक ही है, एक ही जो इसका जांगू इफेक्ट है वो है ग्रीन हाउस गैसेस। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस अकामुलेट होती हैं इसकी वजह से। जो तीसरा बड़ा हमारा कंपोनेंट जिसने हमारी एयर का सत्यानाश किया हुआ है वो है ओजोन। जी, ओजोन। आपने ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ पढ़ के बचपन से आप लोग थक गए होंगे, लेकिन ओजोन जो है वो वाकई हमारी एयर को काफ़ी ज़्यादा पोल्यूट करा। और गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए 2021 में ये है कि ओजोन होल की जो डिप्लीशन थी वो जोन जो होल था वो कंप्लीट हो चुका है। किस वजह से कंप्लीट हुआ वो एक अलग से बहुत बड़ा और वास्ट और बड़ा मज़े का टॉपिक है, उसकी मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको व्यू दूं तो उसमें ये वजह बनी कि सबसे ज़्यादा जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है वो चाइना और अमेरिका में है। कोविड-19 ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुआ उसकी वजह से, जब हमारी लॉकडाउन इम्पोज होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद होती हैं मुल्क के बड़े दुनिया के बड़े ममालिक में, तो फ्यूल की जो एमिशन थी वो कम हुई। कम होने की वजह से ओजोन लेयर अनएक्सपेक्टेडली दिनों में हील कर गई है। अब वहाँ पे कोई होल नहीं रह गया लकीली। लेकिन चूंकि अब दोबारा से लॉकडाउन अपलिफ्ट होगा, दोबारा से वही चीज़ें होनी है, तो ओजोन तो एग्जिस्ट करेगी ही। तो ओजोन का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो ऑटोमोबाइल एमिशंस हैं। ओजोन जनरेटर्स आते हैं, एयरक्राफ्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके उनसे भी ये जो ओजोन है गैस है ये एमिट होती है। फिर इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा ओजोन लेयर को देखने में आता है। और इसके सबसे ज़्यादा इश्यूज फिर हमारे ब्रोंकाइटिस इश्यूज दे रही हैं। एयर पोल्यूटेंट्स हमारी सांस लेना मुश्किल करें। जब जब हम सांस लेना मुश्किल है तो इसका मतलब हमारे रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है उसको कोई ना कोई मसला आ रहा है, ये हमारी ब्रोंकाइटिस वगैरह का मसला बन रहा है। ओजोन के बाद जो हमारा अगला बड़ा पोल्यूटेंट है वो आ जाता है रेडोन। रेडोन भी एक एलिमेंट है, ये नेचुरली पाया जाता है, ये आपकी कुछ लिक्विड्स में या फिर आपकी सॉइल वगैरह में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है ये कैंसर कॉज करता है, वो भी लंग कैंसर कॉज करता है। इसके बाद जो हमारे पास अगला पोल्यूटेंट है वो है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस भी एक केमिकल कंपोनेंट है, ये केमिकल एलिमेंट है। एस्बेस्टोस जो है ये सबसे ज़्यादा याद रख लें, सबसे ज़्यादा ये माइनिंग एक्टिविटीज़ से निकलता है। और इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी डिजीज़ काज होती हैं जो कि लंग कैंसर का कॉज करती हैं। इसकी जो सबसे मशहूर डिजीज़ है वो है मीजोथीलियो, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना आ रहा, मीजोथीलियो
सॉरी, मीजोथीलियो, शट अप, मैं आपको लिख देती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है जुबान पे लफ्ज ही नहीं आते, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मीजोथीलियोमा, यस एग्जैक्टली। ओके, फिर नेक्स्ट जो डिजीज ये काज कर रहा है, ये लंग कैंसर काज कर रहा है, और इसके बाद ये एस्बेस्टोसिस काज कर रहा है। एस्बेस्टोसिस भी जो है ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि इन्फेक्शन है लंग्स की, इसमें भी हमारे लंग्स इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये बेसिकली कैंसेरियस है और ये लंग है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये मेसोथीलियोमा कौन सी डिजीज़ है, तो ये बेसिकली एक इन्फेक्टेड सेल्स हैं जो कि ट्यूमर काज करते हैं। ये एक ट्यूमर डिजीज़ है, ये तो आपको नाम से पता चल रहा है कैंसर है। और एस्बेस्टोसिस जो है वो हमारी इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे लंग्स में। इसके बाद जो हमारे पास प्लूटेंट एयर में मौजूद है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन डाई ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हमारा एयर प्लूटेंट है। ये कटिंग ऑफ स्टोन से, हमारे घरों में आजकल पत्थर वगैरह लगाने का बड़ा रिवाज है, टाइलें लगती हैं, ये वो शशके मशके, लेकिन इसका एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफेक्ट आता है। और इसकी वजह से जो बीमारी काज होती है वो सिलिकोसिस बीमारी काज होती है। सिलिकोसिस बीमारी भी एक लंग डिजीज़ है, मैंने आपको बार बार बताया, क्योंकि ये प्लूटेंट्स हमारी एयर में मौजूद हैं। एयर से हम ब्रीथ करते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं तो दीज प्रॉब्लम्स आर बेसिकली रिलेटेड टू आवर रिस्पायरेटरी सिस्टम, और ये हमारे लंग्स को जो है वो बुरी तरह से डैमेज कर देती है। फिर इसके बाद आर्सेनिक को तो आपने बड़ा आम सुना होगा कि आर्सेनिक आर्सेनिक आर्सेनिक, वाटर इसका सबसे बड़ा, वाटर में हमारे पाया जाता है। ऐसी जगह पे वाटर जहाँ मौजूद हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या फिर जहाँ पे डोमेस्टिक जो रेजिड्यू है वो जा रहा है, वहाँ पे गार्बेज पाइल्स हैं, वहाँ पे आर्सेनिक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। और ये सिंपल कार्सिनोजेनिक है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ये एक कार्सिनोजेनिक चीज़ है। इस तरह की चीज़ें एमसीक्यू में आती हैं और हमारे जैसे बैठ के मुंह देख रहे होते हैं। ये मैं आपको कुछ मेजर प्लूटेंट्स बता रही हूँ, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये मेजर हैं। फिर बहुत सारे एलर्जेंस भी पाए जाते हैं। जी हाँ जी, मैंने एलर्जेंस की ही बात की है। एलर्जेंस का मतलब है कि हमारे घरों में प्लांट्स होते हैं, उन पे पोलन्स होंगे। फिर उसके अलावा जो एनिमल रेजिड्यू होता है, जैसे कि हमने कोई पेट्स रखे हैं तो एनिमल रेजिड्यू भी हमारे पास जाहिर सी बात है होगा, उसकी वजह से भी ये एलर्जेंस रिलीज होते हैं। फिर डस्ट, जो हमारे घरों में डस्ट मौजूद होती है, उसकी वजह से भी, किसी को आपने सुना होगा डस्ट एलर्जी है। पोलन्स जब हम इनहेल करते हैं तब भी हमें छींकें वगैरह आती हैं। एनिमल रेजिड्यू की वजह से भी हमें उनकी बीमारियां लगने का खतरा होता है, और वो रेजिड्यू जो है वो ज़्यादातर हवा में ही फ्लोट करता है, और इसकी वजह से हमें सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो एस्थमा का होता है। ठीक है, ये वाले इश्यूज आते हैं। फिर इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो सल्फर डाइऑक्साइड से पहले जो सल्फर है, सल्फर एक बहुत ही मज़े का हीलिंग कंपाउंड या फिर हीलिंग एलिमेंट है। ये आपके ख़ारिश में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको अगर ख़ारिश है तो आप सल्फ़र से बनी चीज़ का इस्तेमाल करें, या फिर सल्फ़र को पानी में डाल के थोड़ी सी मिकदार में आप अगर उसमें बात ले लेते हैं तो आपकी ख़ारिश जो है वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। लेकिन मेरी बात पे अमल नहीं कर लेना, ये चूँकि मेरा बैकग्राउंड केमिस्ट्री से है तो मैंने इन एलिमेंट्स के मतलब पढ़ा हुआ है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की हम बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड एक प्लूटेंट है। सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारी ज़्यादातर फ्यूल बर्निंग से, होम हीटर से निकलता है। सल्फ़र तो हमारी प्याज कटिंग से भी जो है ना उसकी मिशन होती है। जब हम प्याज कट करते हैं हमारी आंखों में जो पानी आता है वो उसकी वजह सल्फ़र ही होती है। और इसकी भी जैसे पहले हमने डिस्कस किया, रिस्पायरेटरी इश्यूज ही आते हैं। रिस्पायरेटरी इश्यूज के साथ साथ जो इसका अगला बहुत ही लीथल इफेक्ट देखने में आया, ये हार्ट डिजीज आपको काज कर देगा। सबसे सैड इसका इशू ये है। फिर इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड को कौन नहीं जानता। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही बड़ा हमारे पास, ये इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला, इसको अगर आप वैसे लिखें तो आपको पता ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड
ये नेचुरल गैस है, ये ऑयल्स वगैरह से निकलती है, कोयल से, बर्निंग से, व्हीकल से, क्लीनिंग सॉल्वेंट से। क्लीनिंग सॉल्वेंट्स का मतलब है जो आपने अपने टॉयलेट वगैरह में या फिर अपना फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए या कोई भी चीज़ साफ़ करने के लिए ऑटोमोबाइल्स क्लीनिंग में आप इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिट करती है। तो इसका जो सबसे मैसिव स्केल पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है जो निकलती है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बड़े मज़े की इफेक्ट है। अच्छा, क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में एक एबिलिटी होती है, गटरों में सबसे ज़्यादा होती है। अंडरग्राउंड जो हमारा ये जो गटर सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, उसमें ये सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है। अच्छा, अब होता है क्या कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक एबिलिटी है कि ये होम्योग्लोबिन जो हमारे ब्लड में मौजूद है, हमारे ब्लड सेल्स में एक होम्योग्लोबिन मौजूद होती है, ये उसमें मौजूद कार्बन के साथ बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखता है। ये एक होम्योग्लोबिन के सेंटर में मौजूद कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ खुद को रिप्लेस कर लेती है। फिर ऑक्सीजन क्या होता है कि जो होम्योग्लोबिन पहले ऑक्सीजन कैरी करी थी, वो अब कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना शुरू कर देती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल डाउन चला जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो विजन है वो ब्लर हो जाता है, हमें हेडेक होती है, ड्राउसीनेस, और अल्टीमेटली कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। फिर इसके अलावा हमारे पास पार्टिकुलेट मैटर्स आ जाते हैं, जैसे कि डस्ट, एसिड, एरोसोल्स आ गए हैं। ये वाली सारी चीज़ें भी हमारे कंटामिनेंट्स में है। जो इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास कंटामिनेंट है वो है लेड। लेड का जो फार्मूला, लेड का जो केमिकल सिंबल है वो ये है। ये हमें कहाँ से मिलती है? लेड जो है वो बेसिकली हमारे फिर दोबारा ऐसे पानी में जो कि रेजिडुअल है या फिर जो कि वेस्ट वाटर है, जो जिसमें हमारे आजकल दरियाओं में नाले, नदी नालों का पानी गिरता है या इंडस्ट्रीज़ वगैरह का पानी गिरता है, तो वहाँ पे इसकी जो है वो बहुत हाई मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा ये पेंट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा होता है, बैटरीज में पाया जाता है। और आपको मज़े की बात बताऊं कि इसके उससे भी ज़्यादा सीरियस इफेक्ट है, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम का सत्यानाश कर देता है, हमारे लंग को तो करना ही करना है, इसके साथ हमारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी काज करता है। और ये लेड मेटल्स हैं, अगर ये बॉडी में चली जाती हैं तो इनका अखराज बड़ा ही मुश्किल है। तो इस वजह से ये प्लूटेंट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा लीथल है इंसानों के लिए। इसके अलावा जो मुझे सबसे मज़े का, जब मैं केमिस्ट्री पढ़ी होती थी, जो मुझे सबसे मज़े का लगता था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स लगता था। मुझे उसका नाम ही हम सॉरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। इसको हम शॉर्ट में, अगर मैं इसकी एब्रीवेशन लिखूं तो मैं इसकी एब्रीवेशन इस तरह लिखूंगी। ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है। ये बेसिकली बनती है मीथेन के और क्लोरीन के ऊपर जब सनलाइट पड़ती है, हमारे पास इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो इसका क्या होता है कि क्लोरीन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। क्लोरीन जो बॉन्ड, क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, इनके दरमियान में एक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड आपस में ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करने की वजह से क्लोरीन के रेडिकल बन जाते हैं। एक रेडिकल क्या करता है, वो एच को रिप्लेस कर देता है। जब वो इस एच को रिप्लेस करेगा रेडिकल, तो ये बन जाएगा CH3Cl, और साथ में हमारे पास HCl रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन, ये इसका रिएक्शन का पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आप इन चीज़ों को साथ के साथ नोट करते जाएं, क्योंकि मैंने आपका लेक्चर शॉर्ट करना होता है, मेरे पास ज़्यादा टाइम, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए, तो कि आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप लोगों ने बाकी चीज़ें भी पढ़नी होती हैं। इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ने की वजह से फिर दोबारा वैसे ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल ब्रेक किए हैं, रेडिकल्स बने हैं, रेडिकल ने इसके साथ रिएक्ट किया है, तो ये CH2 रह गया है, साथ में Cl2 हो गया और साथ में HCl रिलीज़ हो गया। ये इसका सेकेंड स्टेप है। फिर इसका थर्ड स्टेप भी कुछ इस तरह होगा कि दोबारा से हमारे पास ये कंपाउंड बनते जा रहे हैं और इसका दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होता जा रहा है। वैसे ही क्लोरीन के ऊपर जब सनलाइट पड़ेगी, इनका बॉन्ड आपस में ब्रेक करेगा, रेडिकल्स बन जाएंगे बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से। ये फिर इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे CH रह जाएगा, निकाल लेगा, तो यहाँ पे ये दोबारा से HCl बन जाएगा। और इसके आखिरी रिएक्शन में क्या होगा जी, इसके आखिरी रिएक्शन में
फिर दोबारा ऐसी रिएक्शन हो गई। ये वाला जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको थोड़ा मैंने इरेज नहीं किया ताकि टाइम सेव हो, इसको ऐसे कैसे लिख दिया है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन का था जब जो लास्ट प्रोडक्ट थी हमारी। अब ये क्या करेगा, दोबारा इसके साथ रिएक्ट करेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने ये गलत लिख दिया है, ये था CH और Cl3। अब ये दोबारा से एक Cl लेकर HCl को रिमूव कर देगा, तो ये जो हमारे पास अब इस टाइम पे मॉलिक्यूल आया है, ये जो प्रोडक्ट बनी है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है हमारे रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, मशीन से, शेविंग क्रीम से, स्प्रे से, कैंस वगैरह से, क्लीनिंग सॉल्वेंट वगैरह से रिलीज होती है। इसलिए कहते हैं कि जब से AC चलना शुरू हुए ना, बहुत सारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं, ये जाके सीधे की सीधी हमारी जो प्रोटेक्टिव लेयर है अर्थ की, ट्रोपोस्फियर में, ये स्ट्रेटोस्फियर में जाती है, स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर में जाती है, और वहाँ पे जाके हमारी ओजोन लेयर को ये तबाह कर देती है। उसकी वजह से जो UV रेडिएशन है वो हमारी अर्थ पे आती हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा मसला काज करती हैं। लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, अभी हमने इसके प्लूटेंट्स पढ़े हैं, अभी कंट्रोल मेजर्स पढ़ने हैं। तो लेक्चर चूँकि लंबा हो गया है, अब हम लेंगे ब्रेक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो एयर पोल्यूशन है इसके सारे के सारे कंट्रोल मेजर्स बताऊंगी। कंट्रोल मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट।